काइनेमेटिक्स का हम लोग देख चुके हैं, वन डायमेंशनल मोशन और ढेर सारी चीज़ें। मैं थोड़ा आपको और स्पेसिफिक कर देता हूँ। रिवर क्रशिंग प्रॉब्लम्स और वर्टिकल मोशन और ग्रेविटी एंड ए पार्ट ऑफ रिलेटिव मोशन। और मैं रिलेटिव मोशन पे ज़्यादा वेराइटी नहीं किया, लेकिन बहुत ज़्यादा वेराइटी क्वेश्चन आते भी नहीं। पार्ट ऑफ रिलेटिव मोशन, आस्क मी टू कवर दैट पार्ट ऑल्सो, ठीक है। रिलेटिव मोशन का फंडामेंटल को हम लोग एक क्लास लेके कर लेंगे। आफ्टर टू डायमेंशनल मोशन, क्योंकि टू डायमेंशनल मोशन में भी तो रिलेटिव मोशन होता है। सो आफ्टर मोशन इन टू डायमेंशन, रिलेटिव मोशन हम लोग पढ़ लेंगे। तो रिलेटिव मोशन, टू डायमेंशनल मोशन, रिवर क्रशिंग न्यूमेरिकल्स एंड वर्टिकल मोशन और ग्रेविटी, बस ये 4 टॉपिक को देखना है। बाकी जो पढ़ा है वो आपका कैल्शियम था, समझ में आया। वो ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स नहीं थे उसमें, वो काम में नहीं आएगा, तो खाली आपको सख्त बनाने के लिए था। अब ये बाकी की चीज़ें को क्वेश्चन ज़्यादा आता है। और जो लोग लेट में ज्वाइन किए हैं लाइक कृष्णा एंड ऑल, जिनको ये चैप्टर बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, एकदम वरी होने की जरूरत नहीं है। सिंपली ड्रॉप दिस चैप्टर जो पढ़ा चुका हूँ, वेक्टर को पढ़ लो और आगे बढ़ो, सिंपली ड्रॉप करो। लेकिन अगर ये न्यूटन्स लॉ होता तो मैं नहीं बोलता कि ड्रॉप करो, क्योंकि दे आर ऑल इंटर रिलेटेड। अब जो पढ़ चुके हैं वो इंटर रिलेटेड नहीं है, तो यू आर इन ए सेफ जोन, यू हैव कम क्वाइट इन टाइम। लेट अस स्टार्ट विथ मोशन इन टू डायमेंशन। और स्टार्ट किया सफेदी से। मोशन इन टू डायमेंशन, मोशन इन टू डायमेंशन, यस। पहले तो ये समझ लो कि मोशन इन टू डायमेंशन इज जस्ट ए सुपरपोजिशन ऑफ मोशन इन टू डिफरेंट वन डायमेंशन मोशंस। 2 ठो वन डायमेंशनल मोशन को सुपर इम्पोज करके हम मोशन इन टू डायमेंशन बनाएंगे। तो चलिए समझते हैं। हमें पहले से मालूम है, पॉइंट नंबर 1, पहले से मालूम है कि हमारा जो वेलोसिटी फैक्टर्स है, v हुआ, u हुआ, ये सबको हम वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। vx प्लस vx i कैप प्लस vy j कैप, u को भी वैसे ही लिख सकते हैं ux i कैप प्लस uy j कैप, ऐसे करके हम लोग लिख सकते हैं। Similarly for acceleration and displacement also you can write a is axi cap, ay j cap, displacement is accordingly। क्या हम t को भी कुछ ऐसे txi cap और ty j cap लिख सकते हैं आद्या सा? Yes or no? No। आद्या सा को बोलना था, देर कर दी बोलने में। समीक्षा और थोड़ा राइट में जाओ, आद्या सा को माइक्रोफोन के सामने छाड़ो। क्या t को हम ऐसे लिख सकते हैं txi के प्लस ty j के? नो सर। क्यों? क्यों नहीं लिख सकते? वेक्टर नहीं है भाई, स्मार्ट बनो, मैं खा थोड़ी जाऊंगा तुमको। और वैसे भी ऑनलाइन में कौन क्या कर सकता है तेरे को, मार भी तो नहीं सकता। हाँ, तो t इज ए स्केलर क्वांटिटी, t इज ए स्केलर क्वांटिटी, और ये इसको कंपोनेंट में रिजॉल्व करने की कोई मतलब ही नहीं है। वेरी गुड। अब इससे हमें एक चीज समझ में आया, अगर मुझे लिखना है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, मैं थोड़ा आपको बता दूं कि हम लोग जो अभी पढ़ रहे हैं मोशन इन टू डायमेंशन, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन इन टू डायमेंशन। कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से भी होता है, बट वैसा कुछ नहीं आता है। इवन आपको बुक में भी बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा, थोड़ा सा कुछ मिल सकता है कभी कभार, एक तो बाई चांस में, वो भी हम लोग देख लेंगे, एक वेराइटी का है। नहीं तो अदरवाइज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन है, मतलब एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट एवरीवेयर। इफ इट इज सो देन v इक्वल टू u प्लस 80 लिख सकते हैं। अगर v इक्वल टू u प्लस 80 लिखेंगे, थोड़ा ध्यान से देखो, v को हम लिख सकते हैं vx i कैप, vy j कैप, u को लिख सकते हैं ux i कैप प्लस uy j कैप, a को लिख सकते हैं ax i कैप प्लस ay j कैप होल इनटू t। इट ओके, ऐसा लिख सकते हैं। तो इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके देखो तो इधर है ux i कैप, इधर है ax इंटू टी आई कैप, ax इंटू टी आई कैप।
तो ये पूरा चीज का x कंपोनेंट इधर क्या हो गया, इट इज ux प्लस ax इंटू टी आई के। तो कंपेयर करें तो इधर का जो vx है इट इज सेम एज ux प्लस ax इंटू टी, इधर का जो vy है दैट कैन बी रिटन एज ui प्लस ay इंटू टी। समझ में आया क्या? We started with equation v equal to u plus at। दूसरे इक्वेशन से भी स्टार्ट कर सकते थे। दूसरा इक्वेशन मतलब अगर हम ac is equal to ut plus half at स्क्वायर लेते हैं तो मिलता है sx is equal to uxt plus half ax t स्क्वायर, sy is equal to uit plus half ay t स्क्वायर, ऐसे मिलता है। So all motion equations can be splitted into two dimension x direction and y direction motion। इंटरेस्टिंगली देखना चीज ये है यहाँ पर कि जो आपका vx, ux, ax, sx और इधर जो है vy, ui, ay and sy, excuse me, they are forming two different independent set of motion equations। डिफरेंट सेट ऑफ मोशन इक्वेशन समझ में आया? इंडिपेंडेंट मतलब अगर मैं vy, ui, ay, sy को बदलता हूं तो मेरा vx, ux, ax, sx नहीं अफेक्टेड होते हैं। रिपीटिंग, vy, ui, ay, sy को बदलने से sx is not affected, the x component of displacement is not affected। Similarly, by changing ux, vx, ax, sx, the y component motion parameters are not affected, they are forming two independent set of motion equations। क्या बात समझ में आया? तो जो समझ में आया उसको पहले लिखें। We'll make a note field here। तो पहला हुआ ux, ये हो गया थ्योरी ux, बाकी सारा चीज नहीं लिखना है आप, ux और ऐसे लिखो the x directional motion parameters, x directional and y directional motion parameters, motion parameters form two independent set of motion equations, motion equations। बस इतना याद रखना है। ux, ax, bx, ax, sx के साथ कुछ भी छेड़खानी करो, ui, vy, ay, sy will not be affected। फाइन। दूसरा, अब हम चलो देखते हैं कोई मोशन टू डायमेंशनल मोशन होता कब है। मैं आपको प्रीवियस क्लास में बताया था मोशन टू डायमेंशनल मोशन होने के, वन डायमेंशनल मोशन होने का कंडीशन क्या था। वन डायमेंशनल मोशन होने का कंडीशन था ux by ax should be equal to ui by ay, मतलब u and a must be collinear, they must be in the same direction or in opposite direction, or u must be 0, a must be constant, और a must be 0, u must be constant। चार केसेस हम लोग देखे थे। अगर u 0 है, a कांस्टेंट है तो ये वन डायमेंशनल मोशन। कैसे सर? अरे कोई बॉडी रखा है कांस्टेंट एक्सीलरेशन में, कब जाएगा? रेस्ट में। कोई फोर्स लगाओगे तो कांस्टेंट फोर्स लगाओगे तो सीधे जाएगा, मोशन इन वन डायमेंशन। अगर u 0 नहीं है लेकिन a 0 है तब तो कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन गया, तब भी वन डायमेंशन। अगर u और a दोनों 0 नहीं है, u 0 नहीं है, a भी 0 नहीं है, तो फिर वन डायमेंशन मोशन का कंडीशन बताए थे कि जिधर को u है, कोई पार्टिकल का वेलोसिटी जिधर को है उधर को ही पुश करेंगे या फिर अपोजिट डायरेक्शन में पुश करेंगे तो स्ट्रेट लाइन में जाएगा, टेढ़ा मेढ़ा पुश करोगे मुड़ जाएगा। वन डायमेंशनल मोशन के लिए u and a must be in the same direction। तो क्या हो गया? u is equal to 0, u is not equal to 0, a is not equal to 0, तो u and a must be along the same line, जिसको हम लोग वेक्टर में कहते हैं कोलिनियर वेक्टर्स। तो कंडीशन क्या हुआ? ux by ax is equal to ui by ay। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई किया तो मोशन इन वन डायमेंशन होगा। हम लोग देख चुके हैं। तो फिर बच गया क्या? सारा कंडीशन तो देख ली। टू डायमेंशन होने के लिए कंडीशन क्या रहा? व्हेन दे आर नॉन लीनियर, व्हेन दे आर नॉट कोलिनियर। तो टू डायमेंशन मोशन होने का पहला कंडीशन क्या हुआ?
पहला यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन इन टू डायमेंशन, मैं बार बार वो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन पार्ट को छोड़ देता हूँ क्योंकि मैं टॉपिक में लिख चुका हूँ पहले से। सो फॉर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन इन टू डायमेंशन ux by ax must not be equal to ui by ay. Now that is the next note point you must note. For two-dimensional motion or uniform acceleration in two-dimensional motion. For uniform acceleration motion in two-dimension. For uniform acceleration motion in two dimension, ux by ax must not be equal to ui by ay. This is the condition. अगर आपको u और a दिया रहेगा और वो पूछेंगे बताओ ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन है, आई मीन ये वन डायमेंशनल मोशन है कि टू डायमेंशनल मोशन है, तो यू मस्ट बी एबल टू टेल कि ux by ax अगर ui by ay के बराबर हुआ तो ये वन डायमेंशनल मोशन है, बराबर नहीं हुआ तो टू डायमेंशनल मोशन है। क्या बातें समझ में आया? मैं क्यों इंसिस्ट कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन आ चुका है एक बार, ओनली वन टाइम, बट नॉट इन योर एंट्रेंसेस, इन सम ऑनलाइन ऑल इंडिया लेवल टेस्ट सीरीज वगैरह करते हैं ना, मैं देखा हूँ कहीं। जैसे फॉर योर अंडरस्टैंडिंग मैं अगर कहूँगा कि कोई एक पार्टिकल को हमने एक वेलोसिटी और एक एक्सीलरेशन दिया। सपोज कोई एक पार्टिकल को हमने कुछ वेलोसिटी और कुछ एक्सीलरेशन दिया और वो वेलोसिटी एक्सीलरेशन को मैं नीचे लिख रहा हूँ, आपको देख के बताना है द मोशन विल बी वन डायमेंशन और टू डायमेंशन। थोड़ा सा नीचे क्वेश्चन क्या है एग्जांपल में, इफ u is equal to 2i cap plus 3j cap and a is equal to say 6i cap minus 9j cap meter per second square. The motion is one dimension or two dimension? Dimension. Motion is two dimension. So nice of you all, you are cooperating. क्योंकि ये नॉन लीनियर है, 2/6 is not same as 3/-9, तो ये नॉन लीनियर है, सो मोशन इज इन टू डायमेंशन। बस उतना ही पूछा था। एनीवे तो हम क्या देखे, फॉर टू डायमेंशनल मोशन ux by ax must not be equal to ui by ay। वेरी गुड। आगे पॉइंट नंबर 3, नॉन लीनियर है का मतलब क्या है, दे आर नॉट इन द सेम डायरेक्शन, डिफरेंट डायरेक्शंस में है ना, दे आर इन डिफरेंट डायरेक्शंस। एक मिनट थोड़ा सा, यस, नॉन लीनियर का मतलब हुआ दे आर इन डिफरेंट डायरेक्शंस, मतलब कि कोई पार्टिकल का u ऐसा है और a ऐसा है, तो हम कहोगे एक्सीलरेशन इधर को हुआ, इनिशियल वेलोसिटी इधर को। कैसे हो सकता है? अरे हो सकता है कोई बॉल को आपने किक मार दिया तो वो वेलोसिटी इधर को पाया, साथ साथ कोई क्या इधर को कोई रस्सी लगा के कोई खींच रहा है, कि अप्लाइंग फोर्स इन दिस डायरेक्शन, कोई रस्सी लगा के खींच रहा था और आपने किक मार दिया तो एक्सीलरेशन हुआ उधर को, यू हुआ इधर को, तो क्या होगा, किक मारने के कारण ये इधर चले जाएगा, लेकिन आप खींच रहे हो तो घूम के आपकी तरफ चले जाएगा। इट इज गोइंग इन ए टू डायमेंशनल मोशन। एनीवे तो ऐसा केसेस में मोशन कैसे होता है, सपोज हम कहेंगे कि कोई पार्टिकल है और उसको चलो मानते हैं हम कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लेते हैं। सपोज ऐसे हियर इज ए कोऑर्डिनेट एक्सिस, y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस। सपोज कोई पार्टिकल को हम कहेंगे कि ऐसा एक वेलोसिटी दिया गया है, इनिशियल वेलोसिटी, और ऐसा एक एक्सीलरेशन दिया गया है। हाउ इज गोइंग टू बी द मोशन? आप जानते हो कोई पार्टिकल अगर ऐसे जा रहा है तो जब इधर से जा रहा था उसका वेलोसिटी ऐसा है, जब इधर से जा रहा था उसका वेलोसिटी ऐसा है, जब इधर से जा रहा था उसका वेलोसिटी ऐसा है। तो ये कौन से रास्ते में जाएगा जानने के लिए अगर हम अलग अलग समय पे उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन पता कर लेंगे, पाथ पता चल जाएगा। कहने का मतलब है अगर कोई पार्टिकल जब यहाँ पर था इधर जा रहा था, 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 तो पाथ कैसा था? पाथ ऐसा था। From the knowledge of velocity, you can predict the path of the particle. Keeping that in mind. तो वेलोसिटी से हमें पाथ पता चल जाता है और वेलोसिटी तो हमें मालूम है कि u plus 80 है। 8 t is equal to 0 जब चलना शुरू किया
t इक्वल 0 में वेलोसिटी क्या है, इट इज u। क्या मतलब है, शुरू में वो किस डायरेक्शन में जाएगा, u ऐसा है, a ऐसा है, शुरू में किस डायरेक्शन में जाएगा, इन द डायरेक्शन ऑफ u। हम बोले कोई बॉल रखा है, कोई खींच रहा है, कोई किक मार दिया, तो किधर जाएगा, किक के डायरेक्शन में कि खींचने की डायरेक्शन में, ऑब्वियसली किक मारने की डायरेक्शन में जाएगा जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी दिया गया है। सो इनिशियली द बॉडी स्टार्ट्स मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ u एट t इज इक्वल टू इंफिनिटी, मतलब काफी समय के बाद, काफी समय के बाद आपका at काफी बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा कि u को आप इग्नोर कर सकते हो। इफ u इज इग्नोर्ड देन v क्या हो गया, v इज सेम एज at, v इज ए वेक्टर, at इज ए वेक्टर, t इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी, तो मतलब v विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ a। काफी समय के बाद ये a के डायरेक्शन में चलेगा। अच्छा, तो फिर कैसा होने वाला है मोशन, द मोशन स्टार्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ u and finally moves in the direction of a. This is medical group, don't you feel sorry to come late? तो हाँ चलो, नो एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड। तो हुआ यूं कि पार्टिकल अब कैसे स्टार्ट किया, स्टार्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ u एंड फाइनली मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ a। मतलब चलेगा ऐसे, u के डायरेक्शन में शुरू किया और काफी समय के बाद a के डायरेक्शन में जाएगा, a के डायरेक्शन में मतलब इस डायरेक्शन में, इज गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ a। क्या बात समझ में आया, शुरू तो किया u के डायरेक्शन में एंड फाइनली इट मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ a। क्या बात समझ में आया, धीरे धीरे मुड़ के फाइनली वो a के डायरेक्शन में जाने लगा। ये जो पाथ फॉलो किया, दिस पाथ इटसेल्फ इज ए पैराबोला। ये क्या है, ये पैराबोला है। सो पार्टिकल स्टार्ट्स in direction of u and finally moves in direction of a। तो कोई पार्टिकल जिसके ऊपर u भी है, जिसका इनिशियल वेलोसिटी भी एक्सीलरेशन है, और ux by ax is not equal to uy by ay and it is a uniform acceleration motion, the body will move in a two-dimensional path. How will the path? The path starts in the direction of u and finally moves in the direction of a. समझ में आया क्या? Following a parabolic path. You can be given a small example. Suppose this is what is a roof, and a ball is projected from the roof like this. U velocity में. How is going to be the path? आप देखोगे ये बॉल ऐसे ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, गिरेगा, 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 काफी समय के बाद सीधे नीचे की तरफ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि during its entire flight the acceleration was downwards. Initial velocity was like this, so it moves in the direction of u and finally moves in the direction of a. लंबे समय के बाद वो g के डायरेक्शन में जाने लगेगा। I hope you have understood. कितना समझ में आया जानने के लिए we'll have one or two questions. एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन। A particle starts from origin and with u is equal to कुछ भी ले लो, it is 4i cap plus 2j cap meter per second and acceleration कितना, it is coming out to be something like say I cap minus j cap meter per second square। ठीक है, बारी बारी से करेंगे। क्वेश्चन हुआ बिट ए, ड्रॉ प्रोबेबल पाथ। पाथ कैसा दिखेगा?
थोड़ा सा हिंट्स दे दूं। जब हम लोग वेक्टर पढ़े थे, वी हैव रेड अबाउट ए टर्म कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। कोई एक पॉइंट है xy, तो उसका पोजीशन वेक्टर इज दिस वेक्टर। तो ये जो पोजीशन वेक्टर है उसका x कंपोनेंट होता है, x y कंपोनेंट होता है y, और वेक्टर होता है x I कैप प्लस y j कैप। So position vector of the point xy is xi cap plus yj cap. On the other hand, उल्टा सोचो, a vector p is equal to xi cap plus yj cap can be represented by a vector joining from origin to xy. Hope you understand and you remember. अब हमें ये चीज समझ में आ गया। कोई वेक्टर अगर xi cap yj cap दिया है तो कोई एक पॉइंट ले लो x, y और उस पॉइंट को यहाँ से जोड़ दो, that is what is the vector. Now, अभी हमें पाथ ड्रॉ करना है तो यू हैव टू गो फॉर दिस x एक्सिस एंड y एक्सिस। x एक्सिस क्या u क्या हो गया? u इज पोजीशन वेक्टर ऑफ व्हिच पॉइंट? आद्यासा u इज पोजीशन वेक्टर ऑफ व्हिच पॉइंट? अब ए बोलेंगे, आद्यासा नहीं बोलेंगे, आगे आगे कोड दे देते हैं क्योंकि वीडियो में तुम भी आ रहे हो। लोग पूछेंगे कौन था वो आद्यासा जो देर में बताती थी। हाँ, यू कौन सा कोऑर्डिनेट का पोजीशन वेक्टर है? u 4i कैप 2j कैप। तो कोई एक पॉइंट ले लो 4, 2। इस पॉइंट को अगर हम यहां से जोड़ते हैं तो दिस इज द position vector of 4, 2. What is this vector? 4i cap 2j cap. What is that? u. So आप कहोगे ये u है। A is position vector of which point? आद्यासा? I cap minus j cap. No, position vector of which point? Tell the coordinate. जो कोऑर्डिनेट का पोजीशन वेक्टर A है। 1 और minus 1। 1 आओ नहीं, कमा 1, minus 1। 1, minus 1, 1, 1, 1, minus 1, 1, यहाँ पे हुआ 1, minus 1। अब E हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ 1, minus 1, मतलब दिस इज व्हाट इज द एक्सीलरेशन। पूछा गया है बताओ हाउ इज द पाथ, प्रोबेबल पाथ, और हमें मालूम है कि द पाथ स्टार्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ U एंड फाइनली मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ A। तो ये चलेगा ऐसे और थोड़ी देर के बाद ऐसे मुड़ के जाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ A। इन द डायरेक्शन ऑफ A मतलब ये जो लाइन होगा, ये लाइन A को पैरेलल होगा। क्या बात समझ में आया? दिस इज द प्रोबेबल पाथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। ध्यान रहे मैं एक ही क्वेश्चन करवाने वाला हूं और फिर उसके बाद जो क्वेश्चन आपको मिलेगा और सीधे टेस्ट में मिलेगा। चीजों को पकड़ने की कोशिश करो। यू मिल गया, ठीक है। ओ बी तो अभी हम लोग थोड़ा बहुत देख लिए कि जो पाथ दिख रहा था वो कुछ पाथ ऐसा था। कैसा था? कुछ ऐसा था। The path was something like this। ये हम देख चुके हैं। U और A का वैल्यू हमें मालूम है। ये था कौन? Y एक्सिस, ये था X एक्सिस। After what time it moves parallel to X एक्सिस? कितनी समय के बाद ये पैरेलल टू X एक्सिस मूव करेगा? खुशी भी तैयार रहो। कितनी समय के बाद ये X एक्सिस को पैरेलल रहेगा? इसका मोशन X एक्सिस को पैरेलल रहेगा। यहाँ पर तो ऐसे जा रहा था, यहाँ पर ऐसे जा रहा था। ऑब्वियसली जब यहाँ से जा रहा होगा तब उसका वेलोसिटी और डायरेक्शन इज पैरेलल टू X एक्सिस। कितनी समय के बाद? अब कितनी समय के बाद टाइम पता करना है, लेकिन सोचो जब वो पैरेलल टू X एक्सिस जा रहा था मेरे भाई तो उसका वेलोसिटी तो ऐसे था। जब वो पैरेलल टू X एक्सिस जा रहा था वेलोसिटी ऐसे था। वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट जीरो था? Vx
कि वी वाई? सोचो और बताओ। वी वाई, वेरी गुड। तो सॉल्यूशन हुआ वी वाई इज इक्वल टू 0। जब वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस जाएगा वी वाई होगा 0, और वी वाई क्या होता है? यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। तो आपको हो गया इट इज यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी इज इक्वल टू 0। अब वापस चलिए और देखिए यू वाई क्या था? व्हाट वाज यू वाई? यू वाई वाज 2। ए वाई क्या था? ए वाई वाज -1। सो हम कहेंगे कि 2 -1 इंटू टी इज इक्वल टू 0, मतलब टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। 2 सेकेंड के बाद वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस जा रहा था। ठीक है। व्हाट वाज इट्स स्पीड? ए वेराइटी बहुत बन सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना है? हमें तो जो लायक क्वेश्चन उसी को करना है, जो आने के लायक है। करने के लिए तो बहुत कुछ बन सकते हैं। व्हाट वाज इट्स स्पीड एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स? टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड में क्यों पूछेंगे? कोई भी टाइम में पूछ लेते हैं। टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स। क्या पूछा है? स्पीड। कैसे पता करेंगे? अगर वेलोसिटी पता चल जाएगा तो उसका मैग्नीट्यूड होता है स्पीड। वेलोसिटी कैसे पता चल जाएगा? अगर vx पता चल जाएगा, vy पता चल जाएगा। तो फिर स्पीड कैसे पता चलेगा? vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर होल ओवर, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड स्पीड। तो सॉल्यूशन में हम vx निकाल देते हैं। vx इज ux प्लस ax इंटू टी, और आपको वैल्यूज मालूम है। ux तो दिया गया है आपको, ux इज 4, ax is 1, ax is 1, I kept 1, t is 3, so 3 plus 4 is 7, vy, uy plus ay into t, uy कितना था? uy was 2, ay -1, अच्छा, it is 2 plus -1 into 3, it is coming out to be -1, सॉरी, हाँ -1। क्या बात समझ में आया? कोई पूछेगा क्या था वेलोसिटी, तो आप कहोगे 7i कैप माइनस j कैप, t इक्वल टू 3 सेकेंड। वेलोसिटी कितना था? 7, vx मिल गया ना, vx i कैप vy j कैप, 7i कैप माइनस j कैप। लेकिन पूछा है स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला है vx का स्क्वायर vy का स्क्वायर होल ओवर इज रूट ओवर ऑफ 50 मीटर पर सेकंड। क्या बात समझ में आया? 5√2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। नेक्स्ट हम देख चुके हैं कि जो पार्टिकल है ये कुछ ऐसा रास्ते में जा रहा है, यहां से ऐसा 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 करके जा रहा है। तो ये y एक्सिस को फिर से कट कर रहा है, यहाँ पे x एक्सिस को फिर से कट कर रहा है। क्वेश्चन है फाइंड आफ्टर व्हाट टाइम इट कट्स x एक्सिस अगेन। फिर से x एक्सिस को कब कट करेगा? कितने समय के बाद? कितने समय के? हाँ बोलो बोलो बोलो। sx equals to 0। sx कैसे 0 होगा मेरे भाई? अगर कोई पार्टिकल यहाँ से चलना शुरू करता है, लो मैं ड्रॉ करता हूँ। अब जब ये कट कर रहा है तो उसका डायरेक्शन कैसा है? डायरेक्शन तो ऐसा है, यही तो है डिस्प्लेसमेंट। क्या ये डिस्प्लेसमेंट का x कंपोनेंट 0 है? यस। जब वो यहाँ से कट कर रहा है, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का कौन सा कंपोनेंट 0 है? y कंपोनेंट 0। y कंपोनेंट 0 तो आपको होगी सॉल्यूशन में पूछा है कब sy 0 होगा, लेकिन sy तो uyt प्लस हाफ ay t स्क्वायर होता है। एक t कमन जाएगा, फेंको उधर, बच गया क्या? uyt प्लस हाफ, और t नहीं रहेगा, uy प्लस हाफ ay इंटू टी इज इक्वल टू 0। t हो गया 2uy बाय ay।
माइनस, अब वैल्यू डालो, वैल्यू डालो, वैल्यू डालो, वैल्यू डालो, वैल्यू दिया हुआ है, ui कितना दिया, ui दिया, ui तो मुझे मालूम, हाँ ui दिया है 2, ui दिया है 2, ay दिया है -1 इंटू टी इज इक्वल टू 0, तो क्या t 4 सेकेंड आया। ध्यान रहे यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन में 2 डायमेंशन में यहां तक पहुंचने के लिए जितना समय लगेगा ये उसका डबल है, ये 2 सेकंड लगा था तो ये 4 सेकंड को सिमेट्रिकल है, पढ़ेंगे उसको भी, उस प्रॉपर्टी को भी हम लोग देख लेंगे। क्या मैं समझा पा रहा हूं? Yes, sir. ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, जबकि इसमें काफी तिगड़म वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं, उल्टे पुल्टे आ सकते हैं, नहीं हम करवाएंगे क्योंकि आपको नहीं चाहिए। कोई पूछ सकता है डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, कितने दूर गया है, ये सब निकालने के लिए कुछ भी चीजें आ सकते हैं, कब कितना होगा एवरेज वेलोसिटी टी सेकंड के बाद, ऐसे करके चीजें पूछेंगे। बट लेट अस नॉट डू ऑल दोस थिंग्स, हमें फंडामेंटल समझ में आया, अब बुक से प्रैक्टिस करो। चलिए, हमें 2 डायमेंशनल मोशन का बेसिक समझ में आ गया, उसका कुछ केसेस है, स्पेशल केसेस, कुछ 2 डायमेंशनल का मोशन का केसेस को हम लोग अभी डील करने वाले हैं। दैट इज ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, छत से कोई चीज को हॉरिजॉन्टली फेंका गया तो कैसे गिरेगा, दे आर ऑल डिफरेंट एग्जांपल्स इन केसेस ऑफ 2 डायमेंशनल मोशन। तो पहला हम देखेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन में केस 1 को देखेंगे, और पहले केस 1 को पूरा निपट लेंगे तो दूसरा केस देखेंगे। केस 1 था ए पार्टिकल इज projected from ground with speed u naught at an angle theta to horizontal। मैं horizontal को ये जो z लिखता हूं, डोंट कंफ्यूज, theta to horizontal। Particle is projected from ground with speed u0 at an angle theta to horizontal। यहां से कोई चीज को फेंक दिया गया, u0 स्पीड में, थीटा एंगल में, तो ये तो जाएगा ऐसे 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 जाएगा और फाइनली इट विल फॉल लाइक दिस। इस मोशन के बारे में हमें पढ़ना है, सीखना है, डिस्कशन करना है। पहला चीज तो है कि आपको समझ में आना चाहिए ऐसा मोशन को हम कैसे दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। जैसे मैं कहूँ कि ये जो मोशन है दिस कैन बी ऑब्टेन्ड, अगर मैं कहूँ कि कोई चीज को ऊपर फेंका गया है, ऐसे ऊपर गया नीचे आया, ये था वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी, जिसके बारे में आपको सब कुछ जानकारी है। लेकिन हुआ क्या, साथ साथ हवा चलने लगा, imparted it a velocity like this। तो अगर कोई बॉल को ऊपर फेंके नीचे आया, मोशन ऐसे होता था, अब हवा एक कांस्टेंट स्पीड में चलने लगा, विद कांस्टेंट स्पीड हवा चलने लगा, तो बॉल ऊपर जाके ऐसे नहीं आएगा, बॉल तो ऐसे जाएगा, ऐसे गिरेगा जैसे ये गिरा है। दैट मीन्स दिस मोशन व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज सुपरपोजिशन ऑफ दिस एंड दिस। कहने का मतलब है कि अगर ये जो वेलोसिटी है u0, इस u0 को अगर मैं 2 कंपोनेंट में रिजॉल्व करता हूं, ux एंड ui, तो मैं कहूं कि ये जो u0 है, इस u0 का ये वाला कंपोनेंट है ux और ये हो गया ui। मतलब हवा चला क्या स्पीड में, ux स्पीड में, कितने जोर से ऊपर फेंके, ui स्पीड में। You throw the ball vertically up with speed ui, साथ साथ हवा चलने लगा with speed ux, मोशन हो गया कुछ ऐसे। ये हवा चलने के कारण, ये फेंकने के कारण मोशन हो गया ऐसे, यही तो था। कितना सिंपल है। अब अगर कोई मुझे पूछेगा कि बताओ थोड़ा तो ux ui का वैल्यू बताओ, थोड़ा मैं दूसरे पेज में ले जाता हूं इसको, लेट मी टेक इट टू द अदर पेज। अगर मुझे कोई पूछेगा बताओ, थोड़ा सा लिख देते हैं वैल्यूज को, ux से क्या है यहाँ पर, u का x कंपोनेंट,
इट इज u0 cos थीटा। काफी लोग वेट करते हैं, यू शुड टेल साइमल्टेनियसली विथ मी दैट इन सो दैट यू आर इन्वॉल्व इन द क्लास। क्या होगा बोलने से, पूछना नहीं पड़ेगा कि तुम बोलो ये बोलो, तुमको बोलना है। u0 cos थीटा, ui क्या हो जाएगा, u0 sin थीटा, यस लाइक दिस, u0 sin थीटा। अच्छा, जब ये उड़ते हुए जा रहा था हवा में, उसके ऊपर तो एक ही फोर्स आ रहा था, क्या वो फोर्स था, mg। एक्सीलरेशन क्या था, g। तो क्या कोई बताएगा एक्सीलरेशन का x कंपोनेंट क्या था, 0, क्योंकि नीचे की तरफ था। और y कंपोनेंट क्या था एक्सीलरेशन का, नीचे की तरफ था, तो माइनस है कि नहीं। अब क्या है, कोई चीज को ui में ऊपर फेंके, ऊपर गया नीचे आया, ठीक है, कितना समय लगेगा ऊपर जाके नीचे आने के लिए। अब ऊपर जाके नीचे आने के लिए जो टाइम ऑफ मोशन है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, ऊपर जो y डायरेक्शनल मोशन पैरामीटर से वो बॉडी को ऊपर नीचे करवाते हैं, जो x डायरेक्शनल मोशन पैरामीटर से वो बॉडी को x डायरेक्शन में भगाते हैं। तो कितना समय लगेगा उसको उड़ के यहाँ पर गिरने के लिए, का मतलब हुआ कितने समय के लिए उड़ रहा था, इसका फिर मतलब हुआ कितने समय के लिए जमीन से ऊपर था। अब इसको जमीन से ऊपर नीचे रखने के लिए हु इज रिस्पांसिबल, एक्स डायरेक्शनल मोशन पैरामीटर और वाई डायरेक्शनल मोशन पैरामीटर, वाई डायरेक्शनल मोशन पैरामीटर, यस। तो फिर कितना समय लगेगा ऊपर जाके नीचे आने के लिए, वो यूआई के ऊपर डिपेंड करेगा। इसको देखो तो पता चल जाएगा, ये ऊपर जाके नीचे आने के लिए कितना समय लगेगा, 2ui/g। वर्टिकल मोशन में हम लोग पढ़े, तो क्या मिल गया, टाइम ऑफ फ्लाइट। ये पॉइंट नंबर 2 की बात कर रहे हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो गया, 2ui/g। लेकिन ui क्या, u0 sin थीटा, u0 sin थीटा, so it is 2u0 sin थीटा by g। कितना ऊपर तक जाएगा, अब कितना ऊपर तक जाएगा वो वाई डायरेक्शनल मोशन पैरामीटर के ऊपर डिपेंड करता है। नहीं, हवा चला, हवा चलने से क्या हुआ, एक्स डायरेक्शनल मोशन पैरामीटर्स बदले, बट ux, vx, ax, sx को बदलने से ui, vy, ay, sy अफेक्टेड नहीं होते हैं। तो कितना ऊपर तक जाएगा वो कौन डिसाइड करता है, ux, vx, asx नहीं, कौन, ui। तो कोई चीज को ui में फेंको तो कितना ऊपर तक जाता है, u²/2g, you know the formula। so the maximum height attained, maximum height attained, maximum height attained is equal to ui²/2g, मतलब u² sin² θ/2g। हम वर्टिकल मोशन में पढ़ चुके हैं, है ना। कितना दूर जाएगा, कितना दूर पे गिरेगा, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज। ये कितना दूर पे गिरेगा, ये कितना दूर पे गिरेगा मतलब रेंज पूछा जा रहा है। लेकिन आपकी लैंग्वेज में रेंज क्या है, द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट sx। तो sx तो sx है, uxt प्लस हाफ axt² कर सकते हैं, नहीं। तो अगर आपको पूछा गया हॉरिजॉन्टल रेंज तो आप क्या कहोगे, रेंज और हॉरिजॉन्टल रेंज is equal to sx is equal to r and that is equal to uxt plus half axt²। तो ax तो 0 था क्योंकि एक्सेलरेशन डाउनवर्ड था। सो ध्यान रहे कि इट इज ux इंटू t। t क्या था, t वाज द टाइम ऑफ फ्लाइट, t वाज द टाइम ऑफ फ्लाइट, है कि नहीं। तो हॉरिजॉन्टल रेंज का पहला फॉर्मूला आया ux इंटू t। लेकिन हमें यह भी मालूम है कि जो t है वो क्या है, t इज नथिंग बट 2ui/g। तो ये क्या बन गया दूसरा फॉर्मूला, 2ux ui/g। अगर ux ui दोनों का वैल्यू डाल देंगे, ux हमें मालूम है कि ux इज u0 cos थीटा, ui इज u0 sin थीटा, तो दोनों का वैल्यू अगर डालेंगे तो ये आएगा u0² sin 2 थीटा
बाई जी। ज़्यादा फैलाने से तो क्लास का मजा किरकिरा हो जाएगा, इतना तो आपको मालूम होना चाहिए। We have to go touch all the formula and go forward. तो रेंज के लिए तीनों फॉर्मूले के लिए तैयार रहना, क्वेश्चन तीनों के ऊपर आएंगे, ठीक है। चलिए कुछ फैक्ट्स जो समझ में आया, पॉइंट नंबर 3, इतने में जो फैक्ट्स समझ में आया, T and H both depend on UI. दोनों UI के ऊपर डिपेंड करते हैं। UI बदला तो T और H बदलेंगे। U बदलने से नहीं बदलेगा। हो सकता है कि ये वेलोसिटी में U फेंका गया, ये वेलोसिटी में U फेंका गया है, दोनों का एंगल अलग अलग है, लेकिन दोनों का UI बराबर हो सकता है। U1 cos sin थीटा 1, U2 sin थीटा 2 बराबर हो सकता है। स्पीड से ऊपर डिपेंड नहीं करते, दे डिपेंड ऑन द Y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। दोनों डिपेंड करते हैं UI के ऊपर। इससे क्या मतलब निकलता है? इससे मतलब ये निकलता है कि अगर UI कांस्टेंट है तो T एंड H कांस्टेंट है। इससे ये मतलब निकलता है कि T you cannot change without changing H। अब T को नहीं बदल सकते हो H को बिना बदले, या फिर H को नहीं बदल सकते हो T को बिना बदले। H क्या था? क्या आपको समझ में आया कि H क्या था? H was the maximum height। मैक्सिमम हाइट मतलब ये हाइट। ये सब चीजें आप लोगों को मालूम है, बल्कि बहुत ज्यादा डिटेल्स में मैं नहीं बता रहा। H is the maximum height attained, कितना ऊपर तक वो गया था, है कि नहीं? ये था। तो आप H बिना बदले T बदलो, इम्पॉसिबल है, क्योंकि H जिस Y की से बनता है T भी उसी Y से बनता है, UI से बनता है। तो T को बदलो बिना H बदले नहीं हो सकता, ठीक है। तो H कांस्टेंट है, T बदल गया, इम्पॉसिबल है। T कांस्टेंट है, H बदल गया, इम्पॉसिबल है। ऑन द अदर हैंड, अगर दो पार्टिकल का T बराबर है तो उनका H भी बराबर है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहेंगे, जस्ट फॉर सेक ऑफ एग्जाम्पल, दो पार्टिकल को यहां पर फेंका गया है। ओहो, ये ग्राउंड से हम दो चीज को फेंके, एक को फेंके ऐसे और दूसरे को फेंके ऐसे। क्या दोनों का H बराबर है? हाँ है। अगर दोनों का H बराबर है तो दोनों का UI बराबर है, UI स्क्वायर बाई 2G। दोनों का UI बराबर है, दोनों का UI बराबर है तो दोनों का T बराबर है। क्यों? T is 2 UI by G। मतलब ये वाला पार्टिकल जब T1 सेकेंड के बाद गिरता है, ये T2 सेकेंड के बाद गिरता है, तो T1 must be equal to T2, क्योंकि दोनों का H बराबर है। क्या बात समझ में आया? दोनों का H बराबर दिख रहा है ना? H बराबर ये तो दिखा नहीं यहाँ पर, ये दोनों का हाइट, मैक्सिमम हाइट बराबर दिख रहा है, तो दोनों का T बराबर है। क्लियर? दूसरा एग्जांपल सोचो कि सपोज हम कहेंगे यहां से कोई एक बॉल को ऐसे फेंका गया, वो ऐसा गया, ऐसे आके गिरा। नाउ द सेम बॉल इज अगेन प्रोजेक्टेड बट समवेयर नियर ए वॉल। किसी एक वॉल के पास उस बॉल को फेंका गया। अब क्या हुआ? जैसे ये बॉल को आपने दोबारा इसके ऊपर फेंका तो क्या हुआ? मान लो कि यहां से फेंका तो रास्ते में तो ये टकरा जाएगा वॉल के साथ। कैसे जाएगा? इधर एक वॉल टकरा गया, चलो मानते हैं कि इसको और भी पास से फेंकते हैं, इसको यहां से फेंक दिए। जैसे यहां से हम फेंके, ये तो वॉल के साथ टकरा गया है, तो होगा क्या? इट विल जंप बैक एंड फॉल लाइक दिस। इट विल जंप बैक एंड फॉल लाइक दिस। क्या बात समझ में आया? चलो मानते हैं कि ये क्या है कि एक स्मूथ वॉल है। ओनली कंडीशन, रिमेंबर, बड़े खूंखार खतरनाक क्वेश्चंस बन सकते हैं। क्या हुआ? ये स्मूथ वॉल है, ठीक है, ये स्मूथ वॉल है। ये स्मूथ वॉल है तो ऑब्वियसली
जब ये फोर्स लगेगा इसके ऊपर, यहाँ पर टकराएगा, जो फोर्स लगेगा वो नॉर्मल टू दी वॉल बनेगा। ये जो फोर्स है वो कौन सा डायरेक्शनल मोशन पैरामीटर को अफेक्ट करने वाला है? एक्स डायरेक्शनल मोशन पैरामीटर्स को, क्योंकि हॉरिजॉन्टल फोर्स है। तो एक्स डायरेक्शनल मोशन पैरामीटर्स यू एक्स, वी एक्स, ए एक्स, एस एक्स, ये सब अफेक्टेड हो जाएंगे नो डाउट। लेकिन व्हाट अबाउट यू वाई, वी वाई, ए वाई, एस वाई? दे विल नॉट बी अफेक्टेड। एंड अगर वर्टिकल मोशन पैरामीटर्स अफेक्टेड नहीं हुए तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो था वही रहेगा। मतलब इसको फेंको, अगर यहाँ पे गिरा t1 सेकेंड पे, इसको फेंको जाके टकरा के यहाँ पे गिरा t2 सेकेंड में, तो नोटिस करने वाली है ये हाइट और ये हाइट बराबर होगा, h बराबर होगा, दोनों का टाइम बराबर होगा। ये h हुआ तो ये भी h होगा। क्या बात समझ में आ रहा है? height to which it is rising will remain same and the time of flight will remain same because that depends upon y directional motion parameters. ठीक है, ये बात है। ध्यान रहे कि ये स्मूथ वाल होना जरूरी है। स्मूथ नहीं होगा तो कुछ फ्रिक्शनल फोर्स आ जाएगा, which may have a component downward direction, that frictional force will be downward or upward. Accordingly, we will see the time of flight will be affected. Smooth wall है तो it will go like this. ठीक है। Now, पहला फैक्ट हम लोग देख लिए, T and H are not affected as long as UI is not changed. Independently, T or H cannot be changed. For two different projectiles with different u and different theta, if h is same, t is same. तो ये चीजों को पकड़ने की कोशिश करो। फैक्ट में आया नंबर बी, सॉरी, वी टॉक अबाउट रेंज। रेंज क्या था? u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। और इसमें दूसरा फॉर्मूला भी था, इट वाज ux इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। तीसरा फॉर्मूला था 2ux uy बाई जी। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? बोथ ux एंड uy, ये x डायरेक्शनल और y डायरेक्शनल मोशन पैरामीटर के ऊपर डिपेंड करता है। सर sx है तो ux, ax, bx, sx के ऊपर डिपेंड करना चाहिए, ये y के ऊपर कैसे डिपेंड करता है? नहीं, उसमें जो t वाला टर्म है, द t वाला टर्म इज डिसाइडेड बाय uy, सो इसलिए वो uy के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। अच्छा, इसमें पहला चीज है कि रेंज फॉर ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ u, रेंज मैक्सिमम कब होगा? व्हेन sin 2 थीटा इज मैक्सिमम, और sin 2 थीटा का वैल्यू मैक्सिमम कितना है? 1, सो 2 थीटा इज 90 डिग्री। सो फॉर मैक्सिमम रेंज थीटा इज 45 डिग्री। थीटा इज 45 डिग्री। समझ में आया? बाद में आपको और भी टेक्निक बता दूंगा रेंज मैक्सिमम करने की क्या तरीका है। किसी भी जगह से, मान लो यहाँ से कोई चीज़ को फेंकेंगे इंक्लाइन प्लेन पे, तो रेंज मैक्सिमम होने का कंडीशन क्या है? ऊपर से फेंकेंगे, रेंज मैक्सिमम होने का कंडीशन क्या है? सिंपल सा है, आपको एक्सीलरेशन और प्लेन का बीच में जो एंगल है उस एंगल का आधा लेना है। ये पूरा एंगल का आधा लेना, बाद में देखेंगे वो सब चीज़। ठीक है। किसी भी प्लेन में पहाड़ से ऊपर से नीचे फेंक रहे हैं, रेंज कितना होगा? कैसे फेंकने से रेंज मैक्सिमम होगा? नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं, कैसे फेंकने से रेंज मैक्सिमम होगा? वो सारे देख लेंगे हम लोग। बट दोस टिपिकल क्वेश्चंस आर नॉट कमिंग इन मेडिकल एंट्रेंस, तो सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं। और ये कोरोना के बाद तो और भी सिंपल पूछने लगते हैं। कभी कभार तो पूछ लेते हैं कि नीचे में से कौन सा रेंज का प्रॉपर स्पेलिंग है, बताओ, है कि नहीं? देख के लिखना पड़ता है रेंज का स्पेलिंग क्या है। क्या मालूम, आप थोड़ी दिन में ये भी आ जाएगा, देख देख के लिखो, अच्छे हैंडराइटिंग के लिए मार्क है, ये आ जाएगा। लेकिन अभी तुम लोग का तो कुछ तगड़ा होने वाला है। एनटीए को जितना झाड़ पड़ा है वो तो कुछ करेगा, सारा भड़ास निकालेगा बच्चों के ऊपर। ध्यान रहे, फॉर्म फिलअप में, डेट में, ये वो कुछ में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, विल बी वेरी स्ट्रिक्ट। तो यू स्क्वायर sin थीटा बाई ई हो गया रेंज। फॉर मैक्सिमम रेंज थीटा इज 45 डिग्री। अच्छा, दूसरा हुआ, देखो अगर हम थीटा को लेंगे 60 डिग्री तो sin 2 थीटा हो गया 120। नहीं, सपोज मैं थीटा को लेता हूँ, सपोज मैं थीटा को लेता हूँ
ठीक है, थीटा में 60 डिग्री लेता हूं तो रेंज क्या हो जाएगा, ऐसे समझने में आसान होता है। आई साइन स्क्वायर यू स्क्वायर साइन 120/g। अच्छा, थीटा अगर मैं 30 डिग्री ले लिया तो r इज यू स्क्वायर साइन 60/g, और आपको मालूम है कि साइन 120 साइन 60 बराबर है कि नहीं, साइन 120 सेम है साइन 60। तो आप कहोगे 60 डिग्री एंगल में फेंको, जो रेंज होगा 30 डिग्री एंगल में फेंको वही रेंज होगा। क्या बात समझ में आ रहा है? अभी देख रहे हैं कि ये दोनों एंगल जुड़ के कितना हो रहा है, 90। मतलब अगर आप किसी एक बॉडी को थीटा एंगल में या 90 माइनस थीटा एंगल में प्रोजेक्ट करोगे, रेंज विल बी सेम, क्योंकि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 2 ऑफ 90 माइनस थीटा। देखो तो ये क्या है, इट इज साइन 180 माइनस 2 थीटा। साइन 180 माइनस 2 थीटा ये सेम है साइन 2 थीटा। सो कीपिंग दैट इन माइंड आप कहोगे कि व्हेन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन is theta or 90 minus theta to horizontal, the range is same. Range is same. समझ में आ रहा है? सपोज बस आपको समझ में आया कि नहीं आया जानने के लिए एक एग्जांपल देता हूं। सपोज फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ थीटा में एंगल को प्रोजेक्ट कर रहा हूं, डिफरेंट एंगल्स के लिए कोई बॉडी गन को फायर कर रहा हूं, एक गन इज बीइंग फायर्ड। कौन कौन सा एंगल में, से 20 डिग्री में फायर किया, और से 42 डिग्री में फायर किया, और से 47 डिग्री में फायर किया, और से समथिंग लाइक 70 डिग्री में फायर किया। ये सारे डिग्री में फायर किया। हर एक केस का रेंज दिया गया है, R1, R2, R3, R4। क्या आप ये सबको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हो, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हो? सबसे ज्यादा कौन सा रेंज होगा, फिर कौन सा रेंज होगा, फिर कौन सा होगा, फिर कौन सा होगा? कैन यू हेल्प? सबसे ज्यादा रेंज कौन से में होगा? सारी 3। देखिए 45 में मैक्सिमम होता है, ये 45 से 3 कम है, ये 45 से 3 ज्यादा है ना? 45 से सॉरी 2 ज्यादा है, मतलब दिस इज मोर क्लोज टू 45, इट इज मोर क्लोज टू 45 मींस R3 इज द मैक्सिमम। ध्यान रहे, R3 सबसे ज्यादा, उसके बाद कौन आएगा? अध्यक्षा को बोलना चाहिए हर क्वेश्चन का आंसर खुद से। उसके बाद कौन आएगा अध्यक्षा? जोर से बोलो, आवाज नहीं आ रहा है। क्या तेरी आवाज? हाँ तो आवाज नहीं आ रहा है, बार बार बोल रहा हूँ तो तुम दान दिखा रहे हो, धीरे धीरे बोल रहे हो, यू आर वेस्टिंग माय टाइम एंड वीडियो आल्सो। इट इज R2। फिर नेक्स्ट बताओ। R1 चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट बताओ। अरे ये 20 है, ये 70 है, दोनों मिलके 90 नहीं हो रहे हैं क्या? तो इसमें जो रेंज होगा इसमें भी तो वही रेंज होगा, तो R1 इक्वल टू R4। क्या बात समझ में आया? इज इट अंडरस्टूड? कोऑपरेट करो, छोटे बच्चे जैसे मत बनो। क्या कहता है वो डायलॉग था, मैं देखा था, छोटा बच्चा है क्या, ऐसा कुछ था एक डायलॉग। हाँ ऐसे बैठता है, यू आर हियर टू लर्न एंड यू हैव पेड फॉर इट, नॉट इज नॉट ए फ्री क्लास, सो बिहेव इंटेलिजेंटली। ओके, नाउ वी हैव अंडरस्टूड दिस। कुछ फैक्ट्स हम लोग अभी भी देख रहे हैं, पॉइंट नंबर सी में जाए। सी में देखेंगे, जब हम कोई चीज को यहां से फेंके, कहां से, यहां से वो गया, ऐसे आया, ऐसे, दो अलग अलग एंगल में फेंकेंगे। ये एंगल फेंके तो ऐसा हुआ, ये एंगल में फेंके तो ऐसा हुआ, ये गया ऐसे और गिरा ऐसे। दोनों ही केस में u हमारा बराबर होते हुए थीटा अलग अलग है, थीटा अलग अलग है। ये एंगल थीटा है और
ये एंगल थीटा है और ये एंगल 90 माइनस थीटा है, इसलिए तो रेंज बराबर है। लेकिन देख रहे हैं कि दोनों केस में एच अलग अलग है, एच इज डिफरेंट इन द टू केसेस, दोनों केस में एच अलग अलग है, क्योंकि दोनों केस में आपका जो u तो बराबर है, थीटा अलग अलग है, थीटा अलग अलग होने से u साइन थीटा बदल जाएगा, u साइन थीटा बदल गया, u i अलग अलग है, दोनों का h अलग है, दोनों का t अलग है, मतलब इसको नीचे गिरने के लिए टाइम लगेगा t1, तो इसको लिखेगा t2। और चलो मानते हैं कि ये जो डिस्टेंस है दैट इज द रेंज एंड दैट इज r। So what I want to depict through all this, that a particle is projected or a gun is fired with same speed u0 at two different angles, it covers the same horizontal range. The time of flights in the subsequent motion was t1 and t2 and the maximum heights attained was h1 and h2। ये है कहानी, इसको लेके आगे बढ़ना है। इससे हमें क्या क्या चीजें मिलने वाला है, ठीक है। पहला तो है T1 T2 will be 2r by g। आपको T1 निकालना आता है, क्या है 2u0 sin थीटा by g। T2 क्या होता है 2u0 sin 90 माइनस थीटा, दैट इज 2u0 cos थीटा by g। दोनों को मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट 2r by g, ठीक है। दूसरा हुआ h1 plus h2, h1 plus h2 निकालो, h1 plus h2 क्या निकलेगा, इट इज सेम एज u स्क्वायर बाय 2g दैट इज h। मतलब गॉन को अगर हम सीधे ऊपर मार देते u0 स्पीड में, ये ऐसे जाके ऐसे आता, कितने ऊपर जाता, ये कितना ऊपर जाता, सपोज ये जाता कुछ h ऊपर, तो ये जो h है वो क्या है h1 प्लस h2। थीटा में फेंके r में गिरा, 90 माइनस थीटा में फेंके r में गिरा। एक केस में h1 था मैक्सिमम हाइट, दूसरे केस में h2, सीधे मार देते ऊपर, कितना ऊपर जाता h1 प्लस h2। क्या बात समझ में आया? यस। इससे पहले थोड़ी देर पहले हम लोग देख चुके हैं कि जो रेंज मैक्सिमम था थीटा 45 डिग्री में। ये कुछ लोग हैं मेरे को डिस्टर्ब करते हैं तो मैं मिस कर जाता हूँ, क्लास में जब पूछता हूँ तो बताया करो। हाँ, तो क्या हुआ यहाँ पर, जो रेंज मैक्सिमम थीटा 45 डिग्री में, क्या आर का मैक्सिमम वैल्यू बता सकते हो? कितना है आर का मैक्सिमम वैल्यू? टाइम 2 थीटा को 1 ले लो, कितना u square by g। So the maximum value is u square by g। ध्यान रहे, the maximum value is u square by g। रेंज का मैक्सिमम वैल्यू कोई गॉन u स्पीड में मार सकता है, कितना दूर तक मार सकता है u square by g। कितना ऊपर तक मार सकता है u square by 2g। समझ में आया क्या? जो गॉन 100 मीटर ऊपर तक मार सकता है वो 200 मीटर दूरी तक मार सकता है बाय चूजिंग सुइटेबल एंगल। एंड व्हाट इज दैट एंगल? 45 डिग्री। यही सब छोटे छोटे क्वेश्चंस आएंगे, मैं तो पूरा फंडा समझाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन आएंगे एकदम सिंपल क्वेश्चन। ए गन कैन फायर अप टू ए हाइट ऑफ 50 मीटर, टू व्हाट मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज इट कैन फायर। तो मैक्सिमम हाइट रेंज कितना होगा u स्क्वायर बाय g, जबकि मैक्सिमम हाइट कितना था u स्क्वायर बाय 2g। तो दिस h can be understood as r max by 2। देखो कितने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसके अंदर बन सकते हैं। When a gun was fired at two different angles, the bullet fire the cover same horizontal range, the maximum heights attained were 10 meter and 20 meter। Find to what maximum distance the gun can fire, to what maximum height it can fire। कितना ऊपर तक मार सकता है 30 मीटर। कितना दूर तक मार सकता है 60 मीटर। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? आर मैक्स 60 मीटर। तो स्टेटमेंट के अंदर बहुत सारी चीजें छुपे हुए हैं,
उतना ज़्यादा तो क्लास में हम नहीं करवाएंगे, हम ट्राइंग टू इम्पार्ट नॉलेज और आप उसको प्रैक्टिस करोगे। क्या ये चीज़ें समझ में आया? Okay. Now we have seen the facts. Let us go for the next point number 4. Continuation. Some important points related to projectile motion. हमारा केस 1 चल रहा है, कोई चीज को हम यहाँ से फेंक चुके हैं और ये गया ऐसे, आया ऐसे, गिरा ऐसे, ये मोशन है और हमें पता चल चुका है कि ये जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी है, ये u नॉट cos थीटा है और ये जो वेलोसिटी है ये u नॉट sin थीटा है। ये गया ऐसे, आया ऐसा और अभी थोड़ी देर पहले देखे थे 2 डायमेंशनल मोशन है, u वाज इन दिस डायरेक्शन और एक्सीलरेशन क्या था, ये ux था और ax क्या था, दी एक्सीलरेशन, क्योंकि एक्सीलरेशन वाज ऑलवेज डाउनवर्ड्स तो एक्सीलरेशन वाज 0, एक्सीलरेशन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वाज 0। सिमिलरली ये uy था और एक्सीलरेशन का y कंपोनेंट क्या था, दी y कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन क्या याद है आपको? हाँ, इट वाज कितना, ay इज इक्वल टू माइनस जी। इतना सारा अरेंजमेंट किया गया और माइक्रोफोन पहले रहता था जो उठा के रखा, आपको थोड़ा सा गर्दन टेढ़ा करना है, जोर से बोलना है, मुंह में घुसेड़ दे क्या सबका मुंह में एक एक तो माइक्रोफोन, चिल्ला के भी नहीं बोल सकते। तो ui is 0 sin थीटा माइनस। अच्छा, पहला चीज नोट करने की लायक ये है कि ये 4 वैल्यू सबको याद रखना है, ये 4 वैल्यू सबको याद रखना। मैं यहाँ पर नहीं लिखता हूँ, गंदगी भी हो रहा है ज्यादा। चिल्ला के बोल। हाँ रोशन, समझ में आ रहा है? यस सर। देखा इसका वॉइस कैसे मोगम्बो जैसा है, क्लियर, हर कोई नहीं बोल रहा। अच्छा, इसमें अपवर्ड मोशन एंड डाउनवर्ड मोशन आर सिमेट्रिकल। ऊपर जाते वक्त जो भी कुछ होता है नीचे आते वक्त वही सब होता है। कहने का मतलब है अगर इधर से जाते वक्त उसका स्पीड था v और ये कुछ अल्फा एंगल कर रहा था तो फिर वो यहां से जाते वक्त भी उसका स्पीड v ही रहेगा और वही अल्फा एंगल करेगा हॉरिजॉन्टल के साथ। क्या बात समझ में आया? अगर हम कहेंगे यहां से यहां तक जाने के लिए टाइम लगा था t1 तो यहां से यहां तक आने के लिए टाइम लगेगा t1। यहां पर u0 में फेंके, यहां पर ये गिरेगा u0 में। मोशन इज सिमेट्रिकल, अपवर्ड मोशन एंड डाउनवर्ड मोशन आर सिमेट्रिकल। अगर मैं यहां से थीटा एंगल में फेंकता हूं तो यहां पर गिरेगा थीटा एंगल में। क्या बात समझ में आया? ये सारा कुछ सिमेट्रिकल है। अच्छा, वेलोसिटी एंड वेलोसिटी, ठीक, वेलोसिटी ड्यूरिंग मोशन, वेलोसिटी ड्यूरिंग मोशन। हम जानते हैं कि वेलोसिटी इज ए वेक्टर, वो मिल जाता है अगर किसी तरह से हमें vx और vy पता चल जाता है और vx इज ux ik प्लस ux प्लस ax इंटू टी और vy इज uy प्लस ay इंटू टी। ux uy हमें मालूम है, ux इज u cos थीटा, uy इज u sin थीटा, ax इज 0 एंड ay इज माइनस जी। तो किसी भी समय के बाद हम निकाल सकते हैं। पहला हुआ आफ्टर t सेकेंड्स, vx कितना हो जाएगा ux प्लस ax इंटू टी, लेकिन ax तो 0 है, सेम एज ux। t सेकेंड के बाद vx कितना है, वो जो शुरू में ux था वही, क्योंकि देयर इज नो एक्सीलरेशन इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ux रिमेन्स कांस्टेंट।
व्हाट अबाउट Vy? Vy इज Ui प्लस Ay इंटू टी, लेकिन Ay तो माइनस जी है, सो इट इज Ui माइनस Gt। मतलब Vy का वैल्यू धीरे 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 घटेगा, उसके बाद नेगेटिव हो जाएगा। Vy नेगेटिव हो जाएगा मतलब डायरेक्शन विल बी डाउनवर्ड्स। क्या बात समझ में आ रहा है? अब देखो इस मोशन में हम नोटिस करने वाले हैं, कोई चीज ऊपर जाता है नीचे आता है, अगर ऐसा कुछ फेंका गया है तो रास्ते में उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है दैट रिमेन कांस्टेंट। यहाँ पर जितना था यहाँ पे भी उतना ही रहेगा, और यहाँ पे भी उतना ही रहेगा, और यहाँ पे भी उतना ही रहेगा, हर जगह वही रहेगा, और यहाँ पे भी उतना ही रहेगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट। ये तो ux था, ये सारे vx थे। डिफरेंट पोजीशन का वेलोसिटी का x कंपोनेंट ये ux की बराबर है। लेकिन जो vy था वो शुरू में मान लो इतना था, थोड़ी देर के बाद थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि इट इज ui माइनस ay इंटू gt। यहाँ पर आते आते तो vy जीरो हो जाएगा, और यहाँ पर आते आते नेगेटिव हो जाएगा, और यहाँ पर आते आते फिर से ui का बराबर हो जाएगा, बट देन ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो क्या देख रहे हो कि जो y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है घटता है, और यहाँ पर बन जाता है आके ui कितना है, जीरो, क्योंकि वेलोसिटी ऐसा है, इसका y कंपोनेंट क्या होगा, जीरो, और फिर बढ़ता बढ़ता और ऐसे हो जाता है। vy बदलता रहता है। अगर कोई आपको पूछा व्हाट इज वेलोसिटी आफ्टर एन टाइम t, तो आपको चाहिए, कोई पूछा अगर मान लो कि व्हाट इज स्पीड आफ्टर एन टाइम t, तो आपको ये तो मैग्नीट्यूड का वेलोसिटी होता है, vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर होल ओवर होता है, तो vx vy निकाल दो, वैल्यू निकल जाएगा। vx निकालने की कोई जरूरत नहीं मेरे भाई, ये ux की बराबर है, खाली vy निकालना है, t सेकंड के बाद कितना, ui माइनस gt। समझ में आया? एक बार vy मिल गया, ये क्वेश्चन आया है आपका लास्ट 3, 4, 5 इयर्स में कभी ना कभी आया है, मैं देखा मेडिकल क्लास में। व्हाट इज द स्पीड आफ्टर 2 सेकेंड्स, 1 सेकेंड, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। तो आपको vx vy दोनों निकालने की जरूरत नहीं, vx तो ऐसे ही है। क्या बात समझ में आया? तो स्पीड बन गया हमारा कितना, इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, कितना, तो कितना है, इट इज vx का स्क्वायर vy का स्क्वायर होल ओवर। कौन सा कंपोनेंट वेलोसिटी का कांस्टेंट है, x component और vx component। x component of velocity is constant, that is not going to change। ठीक है, करते करते बोलते बोलते हम लोग ये भी पता कर लिए कि व्हाट इज द वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट। कुछ तो वेलोसिटी है, उसका y कंपोनेंट जीरो है, लेकिन x कंपोनेंट जो है वही वेलोसिटी है। कोई वेलोसिटी का y कंपोनेंट जीरो है, तो वेलोसिटी कितना हुआ, vxi के मैग्नीट्यूड कितना हुआ, vx। So what is the speed at the highest point, vx। What is that vx? That is equal to ux। vx तो हरदम ux है। तो नेक्स्ट पता चला b at highest point v कितना है, u नॉट cos थीटा। ठीक है, when flying at angle alpha to horizontal, कोई चीज को फेंक दिया गया है थीटा एंगल में और गया और आया, रास्ते में कुछ ऐसा कुछ कहानी हुआ उसके साथ कि फेंके थे हम थीटा एंगल में, जब वो इधर से जा रहा था उसका एंगल कम हो गया था। सपोज द एंगल हियर वाज समथिंग लाइक अल्फा, ये अब ये इधर जा रहा है और ये एंगल अल्फा है, तो v कितना है, हम जानते हैं कि vx is equal to ux, vx is equal to ux, so vx is equal to ux, तो आपको हो गया v का x कंपोनेंट इज v cos alpha is equal to ux is u naught cos theta। So velocity when it is flying at an angle alpha to horizontal, velocity is u naught cos theta by cos alpha। समझ में आया? बिट डी, when it flies
when it flies perpendicular to initial direction of motion, मतलब यहां से कोई चीज को फेंका गया, ऐसे वो गया, ऐसे 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 करके गिरने लगा। शुरू में इसको हम कुछ इस डायरेक्शन में फेंके थे ऐसे, और थोड़ी देर के बाद वो कुछ ऐसे जा रहा था। कैसे? परपेंडिकुलर टू दिस। इट वाज समवेयर हियर, इट वाज मूविंग इन दिस डायरेक्शन। जब वो परपेंडिकुलर टू द इनिशियल डायरेक्शन जा रहा था, तब की स्पीड की बात करें, शुरू के डायरेक्शन को परपेंडिकुलर होके जा रहा था। व्हाट वाज v? ये एंगल 90 डिग्री है। तो अगर हम कहेंगे कि ये u है और ये एंगल थीटा है और v इसके साथ परपेंडिकुलर है, ये v है जो कि इसके साथ परपेंडिकुलर है ना? क्या समझा पा रहा हूं मैं? देखो यहाँ पर ये जो v है, ये v है, ये v u को परपेंडिकुलर है। मतलब अगर मैं इसको यहाँ से उठा के लेके आऊंगा तो ये u को परपेंडिकुलर होगा। यस, ये जो v है वो u को परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब ये एंगल कितना है? 90 माइनस थीटा। तो दिस v इज मेकिंग एंगल 90 माइनस थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। When it is making angle alpha with the horizontal, you know the value of v. So v कितना हो जाएगा? u नॉट, थोड़ी देर पहले देखे थे, cos थीटा बाई cos अल्फा। It is cos थीटा बाई cos अल्फा। जबकि here, where, what is alpha? Alpha is 90 माइनस थीटा। ये हॉरिजॉन्टल के साथ क्या एंगल कर रहा है? 90 माइनस थीटा। वैल्यू डालो, it is coming v equal to u नॉट cos theta by cos 90 minus theta is sin theta is u naught cot theta. So जब वो इनिशियल डायरेक्शन को परपेंडिकुलर होके जा रहा होगा तब उसका स्पीड होगा u naught cot theta। क्या बात समझ में आया? ठीक है। थोड़ा समझ लेते हैं, कुछ दूसरे तरीके से भी समझ लेते हैं। सपोज हम कहेंगे ये था इनिशियल वेलोसिटी और ये था फाइनल वेलोसिटी। कब? जब वो परपेंडिकुलर था, ऐसा था। और एक्सीलरेशन कैसा था ड्यूरिंग द एंटायर मोशन? यू नो द एक्सीलरेशन इज ऑलवेज डाउनवर्ड्स, दैट इज g। सपोज t सेकंड के बाद हुआ तो at कैसे होगा? ये at निकालने के लिए आप a को क्या करोगे? t के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो लंबा हो जाएगा। ये क्या है? ये है at, ये है कौन? ये है at और gt। ये है u, ये एंगल थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये v, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है और u v इज इक्वल टू u प्लस at। जोड़ दिया, देखो u प्लस at इज इक्वल टू v। क्या बात समझ में आया? दिस इज व्हाट इज gt। सो v इज इक्वल टू, ट्रायंगल आपको आता है, u प्लस at इज इक्वल टू v। कितना इंटरेस्टिंग है। और ये वैल्यू दिया हुआ है हमें, कितना है? u0 है। ठीक है, ये थीटा है, ये 90 है तो ये 90 माइनस थीटा है। ये हो गया एंगल कितना? ये 90 माइनस थीटा। ठीक है, ये 90 माइनस थीटा हो गया। तो ये ट्रायंगल को थोड़ा प्यार से देखो, कैसा ट्रायंगल है ये एक ऐसा ट्रायंगल है जिस ट्रायंगल में एक साइड है u0, दूसरी साइड है v, तीसरी साइड है gt। ये एंगल कितना है? ये एंगल 90 डिग्री है। दिखता नहीं है तो फिर दोबारा ड्रॉ करो। यस, ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा और ये हो गया gt। तो ये बन गई हमारा ट्रायंगल जिसमें ये वैल्यू है u0, ये वैल्यू है 90 माइनस थीटा, ये वैल्यू है थीटा, ये है gt और ये एंगल है 90 डिग्री। देखो तो साइन थीटा क्या होगा भाई? साइन थीटा विल बी p by h u0 by gt। साइन थीटा इज इक्वल टू u0 by gt। मतलब t क्या हो गया? t हो गया u0 by g साइन थीटा।
क्या बात समझ में आया? Yes. यस। इसका मतलब कितनी समय के बाद v will be perpendicular to u? v becomes perpendicular to u after a time t is equal to u0 by g sin theta। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? लिखेंगे v is perpendicular to u after a time, आपको डिराइवेशन नहीं चाहिए, फॉर्मूला याद रखना है, टाइम t इक्वल टू u0 बाय g sin थीटा। कितनी समय के बाद v u को परपेंडिकुलर होगा? आफ्टर टाइम t इक्वल टू u0 बाय g sin थीटा। कितना होगा वेलोसिटी? दैट विल बी u0 बाय cot थीटा, u0 इनटू cot थीटा। क्या बात समझ में आया? Yes, sir. नेक्स्ट ये पॉइंट नंबर कितना था? डी था। ई 8 a हाइट h हाइट में। अब यहां से कोई चीज को फेंका गया है, आप एनर्जी इक्वेशन यूज कर सकते हो, u0 स्पीड में फेंका गया है। जब वो जमीन से कुछ h हाइट पे था तब उसका स्पीड क्या था? आप कह सकते हो कि यहाँ का काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ का काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी बराबर है, तो आप कहोगे v इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। ये प्रीवियस डिस्कशन में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। v इक्वल टू रूट ओवर ऑफ यू स्क्वायर प्लस 2gh। अगर ये यहाँ से और भी नीचे गिरता और हमें पूछा गया था बताओ यहाँ पे h डैश में वेलोसिटी क्या है, तो क्या लिखते? यू स्क्वायर प्लस 2gh डैश। क्या बात समझ में आ रहा है? तो ये एनर्जी कंजर्वेशन है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर वेलोसिटी को आप v1 कह दो, चलो, और यहाँ का वेलोसिटी को v2 कह दो, चलो। तो v2 क्या हो जाएगा? यू स्क्वायर प्लस 2gh डैश। ये चीजें समझ में आना चाहिए। कहाँ से मिला सर ये सब? ये काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर प्लस पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर, इक्वल काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर प्लस पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर प्लस पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर, इक्वल काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर प्लस पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर। कर लो, मिल जाएगा। जहां पर आपको कोई डेरिवेशन की जरूरत होगा, क्लू या रीजन की जरूरत होगा तो बोल देना। हम लोग सारे नहीं करने वाले, हम लोग फॉर्मूला लिख रहे हैं, कुछ कुछ कंसेप्ट ले रहे हैं जिस कंसेप्ट के ऊपर न्यूमेरिकल भी आ सकता है। ग्राउंड से h हाइट में यू स्क्वायर माइनस 2gh, h डेप्थ मान लो कि छत के ऊपर से फेंका गया और ये नीचे गिरने लगा, यहाँ पर है तो इट विल बी यू स्क्वायर प्लस 2gh डैश। ओके, and the next one is average velocity. In complete motion, average velocity in complete motion, यहाँ से कोई चीज को फेंका गया, ऐसा गया ऐसा गया, एवरेज वेलोसिटी पता करना है। हम लोग केस 1 की बात कर रहे हैं। केस 1 में डिस्प्लेसमेंट कुछ यहाँ से यहाँ तक हुआ था और वो जो डिस्प्लेसमेंट था वो क्या था, इसी को आर कहते थे। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा? इट इज टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। लेकिन ये आर था क्या? इट वाज ux into t, सो इट इज ux into t बाय t। एक t दूसरे t को खाया तो ux। एवरेज वेलोसिटी इज सेम एज ux। ध्यान रखने वाली चीज ये है, सिर्फ a और b के बीच में एवरेज वेलोसिटी ux नहीं है। अगर मैं कहूं यहाँ पे दो पॉइंट्स है, कौन कौन? c एंड d। व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन c एंड d? वही ux। क्यों? क्योंकि एक छोटा सा प्रोजेक्टाइल मोशन है, छोटा सा प्रोजेक्टाइल मोशन का ux तो इसका भी ux का बराबर था। ये छोटा प्रोजेक्टाइल मोशन का यहाँ से यहाँ तक एवरेज वेलोसिटी इज आल्सो ux। At any horizontal level, average velocity is same. क्या बात समझ में आ रहा है? Yes, yes, yes. छोटे छोटे क्वेश्चन पूछेंगे, हमारे बच्चे फंस जाएंगे, अच्छा नहीं लगेगा। पूछेंगे व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन टू पॉइंट्स एट द हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट, वो कंफ्यूज करने के लिए जोड़ देंगे। एट हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट, बच्चे बोलेंगे अरे कितना चड़कदार क्वेश्चन दे दिया, कौन करेगा? कभी नहीं सर बताया। अरे नहीं,
इससे स्मॉल कोलिटरल मोशन और इसका ux क्या बराबर है, तो फिर आप कहोगे इट इज सेम एज ux। क्या बात समझ में आया? ये हो गया एवरेज वेलोसिटी। वेलोसिटी के बारे में हम लोग इतने सारी चीजें देख लिए। क्या करेंगे, खत्म नहीं हो रहा। 20 मिनट के लिए कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, छोटे छोटे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, यहाँ पर छोड़ते हैं इसको। फिर और बाकी रह गया डिस्प्लेसमेंट देखना है। हाँ डिस्प्लेसमेंट तो इसमें कर सकते हैं। हाँ तो वी हैव सीन व्हाट इज वेलोसिटी, नाउ लेट अस गो फॉर द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल आफ्टर n टाइम t। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी हो गया f था, ये पॉइंट था। वेलोसिटी कौन सा पॉइंट था, वेलोसिटी वाज 5, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 6। डिस्प्लेसमेंट हो गया 6। क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट। कब, किसी भी टाइम पे डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो आप जानते हो कि जो डिस्प्लेसमेंट है कैन बी अंडरस्टूड एज sx प्लस sy j, वो हमें मिल जाएगा। अगर किसी तरह से हमें sx और sy मिल गया तो नहीं, अच्छा ठीक है। अगर कोई पार्टिकल को हम फेंके और फेंकने वाली पॉइंट को हम ओरिजिन मानते हैं, जहां से फेंके वो ओरिजिन है, गया ऐसे, आया ऐसे और ऐसे गिरा। जब वो यहाँ पे पहुंचा उसका कोऑर्डिनेट था xy, तो फिर उसका डिस्प्लेसमेंट क्या था, डिस्प्लेसमेंट था ये। जो डिस्प्लेसमेंट था वो था समथिंग i कैप समथिंग j कैप। sx क्या था, the sx component was same as x, sy component was same as y। ये था sx जो कि x के बराबर है, ये था sy जो कि y के बराबर है। कोई अगर पूछेगा कि t सेकंड बाद उसका कोऑर्डिनेट कितना था, ओरिजिन से फेंका गया था, well if you know the sx and sy you can find out the coordinate। मान लो sx निकला 10, sy निकला 3, तो कोऑर्डिनेट हो गया 10,3। ठीक है, एनीवे हमें डिस्प्लेसमेंट निकालने में इंटरेस्ट है और हमें ये भी मालूम है कि sx sy मिलके रहते हैं एक दूसरे के साथ, आजकल के दो भाई की तरह, लेकिन एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहते हैं, खुद कमाते हैं खुद खाते हैं, ना किसी को देते हैं ना किसी से लेते हैं। तो ये जो x डायरेक्शनल मोशन पैरामीटर्स है वो y डायरेक्शनल पैरामीटर के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, लेकिन उनके साथ किसी तरह का कोई रिलेशन नहीं होता है ना। तो sx इज uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर, sy इज uyt प्लस हाफ ayt स्क्वायर। अच्छा ठीक है, तो आप कहोगे आफ्टर t सेकेंड्स x क्या है, इट इज sx ओनली, uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर, तो ax तो 0 था, इट इज सेम एज ux इंटू t। y इज uyt प्लस हाफ ayt स्क्वायर, यस यू नो द वैल्यूज, यू कैन फाइंड आउट, इट इज uyt प्लस हाफ ayt स्क्वायर। t सेकंड के बाद हमें x और y मिल गया। तो कोई भी समय के बाद पार्टिकल ऐसा मूव कर रहा है कि उसका x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट हमें मालूम है, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट हमें मालूम है, तो हम यहां से उसका पाथ भी पता कर सकते हैं। पाथ पता करने के लिए हमें x और y में एक रिलेशन लाना होता है। जैसे जस्ट फॉर सेक ऑफ एग्जांपल, स्कूल में नहीं पढ़ाए होंगे तभी थोड़ा बता देते हैं, क्या मालूम डॉक्टर नहीं बनोगे तो टीचर बन जाओगे। ठीक, मान लो कि कोई पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है कि t सेकंड के बाद उसका डिस्प्लेसमेंट है x डायरेक्शन में 4t और y डायरेक्शन में कितना है, y डायरेक्शन में है से इट इज समथिंग लाइक 8t प्लस 5। तो पार्टिकल कैसे रास्ते में जा रहा है, उसका x कोऑर्डिनेट है 4t t सेकंड बाद, और जब x कोऑर्डिनेट 4t हुआ, y कोऑर्डिनेट हुआ 8t प्लस 5, तो कैसे रास्ते में जा रहा है, रास्ता जानने के लिए वी हैव टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ द पाथ। Equation of the path means relation between y and x, and you clearly see you can write y is equal to 2x plus 5. What is this relation? Say equation of a straight line. That means the particle is moving along a straight line. Y is equal to 2x plus 5. तो यहाँ पर भी हम लोग देख रहे हैं कि t सेकंड के बाद
उसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट हमें दिखने लगा है, तो फिर पाथ क्या हो गया, पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल, पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल क्या हो जाएगा, हम क्या करेंगे, एक्स को ले लेंगे, क्या था u cos थीटा इंटू टी, यहां से t को निकालो, t को निकालो, t को निकाल के दूसरे में डाल दो, t को निकालो, कितना हो गया ये, इट इज x बाई यू एक्स और u cos थीटा, और फिर y निकालो, y क्या था, u आई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, इसमें t का वैल्यू को डाल दो, ना जो पूरा का पूरा इक्वेशन मिलेगा वो x और y का रिलेशन मिलेगा, और वो रिलेशन कैसे मिलेगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है रिलेशन, y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा होल इंटू 1 माइनस एक्स बाई आर, आर क्या है, रेंज, आर इज द रेंज, ऐसा मिलेगा इक्वेशन, समझ में आया, मतलब अगर हम कोई चीज को यहां से फेंकते हैं कुछ वेलोसिटी में, कुछ एंगल में, वो गया ऐसे यहां पर गिरा, सपोज ये फिगर में ये दिया हुआ है कि ये क्या है, दिया है कि एंगल दिया है समथिंग लाइक 45 डिग्री सपोज, और ये डिस्टेंस दिया है समथिंग लाइक से 20 मीटर, तो पूछना है, बताना है आपको कि जब वो पार्टिकल आके कुछ यहाँ पे होगा, कहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे, कितने दूर पे, कितने दूर पे, कितने दूर पे, मतलब ये हो गया मान लो 5 मीटर, तब उसका हाइट क्या होगा, ये हाइट क्या होगा, थोड़ा ध्यान से समझे कि यहाँ पर जो x, y, r, थीटा ये सब चीजें है क्या, कहां से फेंके थे हम पार्टिकल को, ओरिजिन से फेंके थे, x क्या था, मेजर्ड फ्रॉम हियर, तो जब वो पार्टिकल यहाँ पर है उसका कोऑर्डिनेट है x, y, ये समझ में आना जरूरी है, कितना बड़ा मुंह खोल रहा है रोशन, पूरा इंटेस्टाइन तक दिख रहा है उसका, रात में सोता होता है नहीं, सो बिग ज्ञान, पूरा इंटेस्टाइन दिखता है उसका, हाँ डरावना, तेरा मुंह के अंदर एलईडी क्यों नहीं फिट करता है, बीच में कभी कोई लाइट होगा खुलेगा तो, हाँ तो यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट अगर x, y हुआ तो x, y हुआ तो फिर तो ये डिस्टेंस कितना है, x कितना है, क्या ये फिगर में कोई मुझे बताएगा, कि ये एग्जांपल दे रहा हूं, क्या कोई मुझे बताएगा x कितना है, 15, ये मजेदार है, यहां से यहां तक का x है, और y कितना है, h पता करना है, क्या करेंगे, थीटा दिया है, x दिया है, r दिया है, क्या y पता नहीं कर सकते, y इक्वल टू x tan थीटा इनटू 1 माइनस x बाई r, tan थीटा tan 45 1 है, ये हो गया 15 और ये हो गया 15/20 is 3/4, 1 minus 1 3/4 is 1/4, 1/4 into 15 is 15/4 or 3.75 meters, so h is 3.75 meters, क्या बात समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया, पहले बताओ, आ गया, यस, 1 माइनस एक्स बाई आर। दूसरा क्वेश्चन देता हूं थोड़ा आपको बेटर समझाने के लिए, यहां से कोई चीज को फेंका गया है, ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड with 20 meter per second for maximum horizontal range, it is to be stopped on the way by a high wall at a distance 6 meter from here, what should be minimum height of the wall to stop the bullet, क्वेश्चन लिखेंगे नहीं, सुन लो, डिस्कशन कर रहे हैं, कोई गन को फायर किया गया है 20 मीटर पर सेकेंड में, ताकि सबसे ज्यादा दूर वाला दुश्मन को मार पाएगा, मतलब रेंज विल बी मैक्सिमम टू फॉर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, ए पार्टिकुलर गन इज फायर्ड फॉर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, टू स्टॉप द बुलेट ऑन द वे एट ए डिस्टेंस 6 मीटर फ्रॉम इट, ए वॉल इज टू बी बिल्ड, तो बहुत बड़ा वॉल करेंगे तब भी रुकेगा, लेकिन हमें इकोनॉमिकल होना है तो हम बोलेंगे व्हाट शुड बी द मिनिमम हाइट ऑफ द वॉल सो दैट द बुलेट विल स्टॉप, मतलब देखना क्या है कि जब ये बुलेट जाएगा इसमें टकरा जाएगा,
पहले पता तो करें कि जब बुलेट इधर से जाता है उसका हाइट क्या रहता है, क्या रहता है हाइट। अगर पता चल गया तो फिर हम वाल बना देंगे। वहीं तक पता करना पहला चीज है कि वाई कितना है, क्या होना चाहिए हाइट ऑफ दी वाल। क्या दिया है, दिस इज प्रोजेक्टेड फॉर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, मतलब थीटा कितना है भैया 45 डिग्री। And what is the maximum range? You know the formula. U square by G. So it is 40 meters. है कि नहीं? अच्छा, यहाँ पर x कितना दिया है 6 मीटर। क्या निकालना है हाइट मतलब y। y क्या है? You know it is x tan theta into 1 minus x by r। है? तो h का वैल्यू मिल गया। कितना आया ये आया x था कितना 40, x कितना था। अच्छा ये जो 6 मीटर लिखा है कैलकुलेशन आसान होगा तो थोड़ा इसको 10 मीटर कर देते हैं, हमारा कैलकुलेशन आसान होगा। हमको कहाँ खर्चा आ रहा है, कुछ भी कर 10 मीटर, x is 10 मीटर। नाउ कैलकुलेशन बिकम्स इजी। हाँ तो r हो गया 40, 10 by 40 is 1 by 4, 1 minus 1 by 4 is 3 by 4, tan theta is 1, x is 10, so 1 by 4 30 by 4, ये फिर से आ गया 30 by 4, that is 3.75, 15 by 2 और 7.5 मीटर। क्या बात समझ में आया। तो यहाँ से 10 मीटर दूरी पे अगर हम कम से कम 7.5 मीटर का एक वाल बना देंगे ये बुलेट तो टकरा जाएगा या उससे थोड़ा सा ज्यादा। क्या क्वेश्चन समझ में आ रहा है, दैट यूसेज ऑफ फॉर्मूला। यहाँ पर मैं आपको फॉर्मूले में दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ। पाथ इक्वेशन हम लोग देखे, ये सब देखे, ये एग्जाम्पल भी देख लिए, अच्छी बात है। नेक्स्ट पॉइंट बताना चाहता हूँ, ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है रिलेटेड टू डिस्प्लेसमेंट। अगर यहां से कोई चीज को फेंका गया ऐसे, ऐसा गया ऐसा गिरा, और चलो मानते हैं कि ये कोई एक पॉइंट है यहाँ पे, ये वाला पॉइंट, एनी पॉइंट P ऑन दी वे, A से फेंका गया है B में गिर रहा है, तो APB को ले ट्रायंगल बनाओ। ये हुआ एक, ये अगर सोचो कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा था, ये एंगल थीटा था, ये थीटा था, जबकि ट्रायंगल यहां पर कर रहा है अल्फा और बीटा एंगल। ठीक है, तो ध्यान रहे कि tan थीटा विल बी इक्वल टू tan अल्फा प्लस tan बीटा। tan थीटा विल बी इक्वल टू tan अल्फा प्लस tan बीटा। कैसे वो जानना चाहो तो बता देंगे, क्योंकि आज ही और तो ज्यादा नहीं पढ़ाने वाले हैं, अगले क्लास हम लोग देखेंगे, तो थोड़ा सा बता भी देते हैं ताकि आपको रिलैक्स लगे, कॉन्स्टिपेशन ना हो जाए। बिना समझे खाने से कॉन्स्टिपेशन होता है। तो ठीक है, इसमें हुआ यूं है, अगर आप देखोगे हम कहते हैं कि चलो यहाँ पे मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ और ये इसको कहता हूँ y, तो ऑब्वियसली ये डिस्टेंस है x और ये डिस्टेंस है रेंज माइनस x। आप कहोगे कि जो हमारा y था वो x tan थीटा 1 माइनस x बाई आर था इंटू 1 माइनस x बाई आर था। यहां से आप tan थीटा का वैल्यू निकालो, ठीक है। tan अल्फा का वैल्यू निकालो, tan अल्फा कितना है y बाई एक्स। tan बीटा का वैल्यू निकालो, कितना है y बाई आर माइनस एक्स। एंड हेंस इज द प्रूफ, यू विल सी tan थीटा इज tan अल्फा प्लस tan बीटा। समझ रहे हो क्यों निकालोगे, जब बोले तो विश्वास रखो, सही बोल रहे होंगे। तो आप यहाँ से tan थीटा निकालो, इट विल बी इन टर्म्स ऑफ दिस, इन दोनों को जोड़ो कितना आ जाएगा। अगर आप जोड़ोगे तो ये ऐसे ही आएगा जो यहाँ पे आ रहा y बाई एक्स एंड बाई y बाई आर माइनस एक्स, इन दोनों को जोड़ने से जो आएगा यहाँ का tan थीटा निकालो वही है। क्या बात समझ में आया। तो फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो आज की क्लास में हम लोग केस 1 का ढेर सारे न्यूमेरिकल किए, अगले क्लास में केस 2 को कवर करेंगे और बहुत सारा न्यूमेरिकल है जो हम लोग करेंगे, ठीक है। तो सभा को हम लोग यहाँ पे ख़त्म करते हैं।
किसी को कुछ कहना है, पूछना है? तो ठीक है, फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद।